सोचिए जरा, क्या आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं? जैसे अचानक से मुश्किलें आती हों, रिश्ते अधूरे छूट जाते हों, या बिना वजह की रुकावटें। क्या ये सिर्फ सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इनके पीछे हमारे पूर्वजों की अधूरी कहानियां छिपी हैं? क्योंकि जब भारतीय सनातनी संस्कृति की हम लोग जब बात करते हैं, तो उसमें इस तरह की कुछ बातें आती हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि हमारे शरीर में जो डीएनए है, वो सिर्फ शरीर की संरचना के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वो उन मेमोरीज की, उन एनर्जीज की भी बात करता है जो हमारे भीतर समाहित होती हैं। और जब हमारे शास्त्रों की बात करते हैं, हिंदू शास्त्रों की बात करते हैं, तो उनका भी कहना है कि पूर्वजों की जो आत्मा का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से जो चीज मिली है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यानी साइंस और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक जगह आकर एक ही संकेत देते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ में हमारा एक वास्तविक कनेक्शन है। अब सवाल ये है, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो क्या ये श्राद्ध सिर्फ एक पुरानी परंपरा है, या फिर ये वो मौका है जब हम हमारे जो डिपार्टेड सोल्स जिनको हम कह सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी भावनाओं के साथ बैलेंस में लाकर जो समस्याएं आ रही हैं उनको ठीक कर सकते हैं? या फिर ये भी कि क्या पितृदोष वाकई हमारी तरक्की को रोक सकता है? क्योंकि जब भी हम बातें कर रहे थे, तो हम अध्यात्म की बात कर रहे थे और विज्ञान की बात कर रहे थे। दोनों में हमारे पितरों का हमारे जीवन पे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव बताया है। एक और भी बात यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे हम कि क्या रेकी की बात करें, रिग्रेशन की बात करें, वास्तु की बात करें, या फिर और जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की जो थेरेपी जितनी भी चलती हैं, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग को लेकर जितनी भी तकनीक चलती है, जितनी मॉडलिटी चलती है, क्या वो मददगार हो सकती हैं हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो शो है, ये बात करेगा हीलिंग सोल्स की, ऑनरिंग रोल्स की, एक इस तरह की बात जिसमें कि हम हमारे पितृ पक्ष के अंदर क्या अपने जीवन की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात भी करेंगे, विज्ञान की बात भी करेंगे, परंपरा की बात करेंगे, और तीनों एक साथ एक मंच पर लेकर आएंगे। लेकिन मानिए, अगर आप इस एपिसोड को अंत तक देखेंगे, तो आपको न सिर्फ अपने एंसेस्टर के साथ एक नया कनेक्शन महसूस होगा, बल्कि अपनी लाइफ की कुछ छुपी हुई कड़ियां और सोल्यूशन भी समझ में आएंगे। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी। तो अब स्वागत का समय आ गया है जब हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। चलिए स्वागत करते हैं हमारे दर्शकों का, हमारे एक्सपर्ट्स के बारे में। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आप अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर लवीना गुप्ता जी, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पिरिचुअल मेंटर के तौर पे, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन के तौर पे भी काम कर रही हैं, और ये हीलिंग मॉन्क के तौर पे भी जानी जाती है। इन्हें करीब 20 साल से ज्यादा का अनुभव है अपने क्षेत्र के अंदर, और ये हजारों लोगों को सेल्फ डिस्कवरी और हायर कॉन्शियसनेस की राह दिखा चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं सचिन बनगेरा साहब, जो कि फाउंडर हैं नालंदा वेलनेस, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट के तौर के ऊपर भी अद्भुत पहचान रखते हैं। ये 2005 से लेकर आज तक इन्होंने सैकड़ों की तादाद के अंदर रेकी मास्टर्स को ट्रेन किया है और स्पिरिचुअल हीलिंग की दिशा में अद्भुत काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर रुचि नाडकर्णी जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, माइंड पावर कोच भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, और सब कॉन्शियसनेस माइंड हीलर के तौर पर भी काम कर रही हैं। ये 6000 से ज्यादा घरों पर रिसर्च करके इन्होंने साबित किया है कि घर की एनर्जी हमारी सोच, सेहत और रिश्तों को आकार प्रदान करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं डॉक्टर रुचि जी से लेना चाहूंगा। रुचि जी, सवाल ये है कि कहा गया है कि पूर्वजों के बिना वर्तमान अधूरा है, और वर्तमान के बिना भविष्य की नींव नहीं रखी जा सकती। पहला सवाल आपसे यही कि क्या पितृदोष वास्तव में कुछ होता है, और इसके अगर होता है तो फिर इसके लक्षण हमारे दैनिक जीवन में कैसे नजर आते हैं? जी, पितृदोष निश्चित तौर पर यानी 100% होता है। इसके जो लक्षण हमारे लाइफ में आते हैं, हेल्थ पे आते हैं, वेल्थ पे आते हैं, रिलेशन पे आते हैं, एकेडमिक में आते हैं और एजुकेशन पर भी आते हैं।
तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी लाइफ में अड़चन लगातार बनी हुई है, लाइफ में हर चीज में अड़ंगा आ रहा है, शादी तो हो नहीं रही, शादी हो नहीं रही है, या होने के बाद उसमें अड़चने आ रही है, तलाक की स्थिति बन रही है, चलो शादी टिक भी गई, तो साथ में बच्चे होने में प्रॉब्लम है या बच्चों में दोष आ रहा है। कितनी बार हेल्थ में इतना आता है प्रॉब्लम कि बार बार रिपोर्ट, अगर मेडिकल रिपोर्ट हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो चीजें हैं कि आपकी लाइफ में बार बार कोई चीज रुकती है, अड़ंगे आते हैं, तो 100% पितृदोष है। तो इसको निवारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। जब तक इसका निवारण नहीं होता है, तब तक लाइफ एक अपने अच्छे मतलब सही तरीके से नहीं जी सकते। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात हमारे साथ में जुड़ी हुई डॉक्टर रुचि साहिबा ने कही है कि जीवन में अगर बार बार आपके तमाम कोशिशों के बावजूद, आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने जो बताया कि आप डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं रिपोर्ट्स तो सारी ओके हैं, समझ नहीं आ रहा आपके साथ में समस्या क्या है। तो यहाँ पर हमें उस विज्ञान के साथ में थोड़े से विधान के बारे में भी विचार करना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या कह रहा है और उसमें कहाँ कमियां छूट रही हैं जिसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं हमारे साथ में जुड़ी हुई डॉक्टर लवीना जी की तरफ रुख करूंगा। लवीना जी, शाद जो शब्द है वो श्रद्धा से बना हुआ है, तो सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँ, क्या शाद केवल एक परंपरा है या फिर एक डिपार्टेड सोल को हील करने और हमारे भीतर जो छुपे हुए भाव हैं उनको संतुलित करने का एक अवसर भी है? क्योंकि सिर्फ श्रद्धा की वजह से तो कहीं नहीं बना दिया गया भी हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा प्रदान करें इनके जरिए। ओम बुद्धा। जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम अपने एंसेस्टर्स को, ब्लड लाइन को, लीनेज को और डीएनए को भी हील करते हैं। और साइंटिफिक फाइंडिंग्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग्स पाई गई है डिपार्टेड सोल्स को हीलिंग की विद द कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेटिक्स, जो कि बताता है कि जो ट्रॉमास हैं जनरेशंस टू जनरेशंस ट्रैवल करते हैं। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो देखा जाता है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है और बीपी की समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, तो हम देखते हैं बहुत बार वो जीन्स में कैरी होता है। तो जब हम दान करते हैं, जब हम तर्पण करते हैं, हीलिंग करते हैं, हम पिंडदान करते हैं, तो क्या होता है, हमारे एंसेस्टर्स हमें ब्लेस करते हैं, तो हम हील होते हैं, हमारी पूरी फैमिली ब्लेस होती है और हमारे इमोशंस भी हील होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं सचिन जी की तरफ रुख करता हूँ। सचिन साहब, एक योग वासिष्ठ में एक बात कही गई है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। हीलिंग भी इसी मन से शुरू होती है। तो सचिन जी, रेकी और होलिस्टिक हीलिंग की और आपका रुख किस प्रेरणा से हुआ? क्योंकि ये अंततः अगर हम लोग देखें तो मुक्ति की बात करें, अपने आप को परिमार्जित करने का एक प्रोसेस है। तो और क्या इन साधनों से एंसेस्ट्रल हीलिंग भी संभव है? ये भी जरूर जानना चाहूंगा। जरूर। मेरा रुचि रेकी में ऐसे आ गई क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे जो रेकी से सॉल्व हो गए। मुझे माइग्रेन का इश्यूज था और उसके बाद एज अ ट्रेनिंग मैनेजर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, पर मुझे जो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना कोई भी काम करने से, वो मुझे उस जॉब में नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि जो मुझे सचमुच मेरा लाइफ जो पर्पस था, कंट्रीब्यूट दूसरों के जीवन में बदलाव लाना, तो वो मेरा लाइफ पर्पस था। तो इसी वजह से मैं रेकी में आया और रेकी से हम शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पर भी हम हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर नहीं है पर आत्मा तो है, तो आत्मा की जो जर्नी है वो तो चालू रहती है। तो हम रेकी से वो क्लियर कर सकते हैं ताकि उसकी आगे की जर्नी अच्छी तरह से हो जाए। तो इसे जो व्यक्ति रेकी पूरी तरह से सीख चुका है, वो व्यक्ति अपने पूर्वजों का भी हीलिंग कर सकता है और उससे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं और डायरेक्ट कर सकता है। ऐसे नहीं कि आप किसी और से करवाइए, वो भी अच्छी बात है, उचित कर्मकांड वो भी करना चाहिए। पर रेकी जो व्यक्ति पूर्ण तरह से सीख गया है, वो व्यक्ति अपने पूर्वजों की हीलिंग खुद कर सकता है, उनको मुक्त भी कर सकता है और पूरा लीनिएज जो है वो फ्री हो सकता है। इससे बहुत सारे ब्लेसिंग्स हमें तो मिलते ही है, हम आगे के जनरेशंस को भी मिलती है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों। हमारे साथ में जुड़े हुए थे सचिन साहब और इन्होंने रेकी के बारे में प्रकाश डाला कि रेकी का महत्व हम अपने जीवन में शामिल करके उससे बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से डॉक्टर रुचि जी की तरफ रुकूंगा। डॉक्टर रुचि जी, एक सवाल करूं उससे पहले मुझे एक बात है जो कही जाती है अक्सर कि जो घर की दीवारें होती हैं वो सिर्फ ईंट या पत्थर से नहीं बनी होती, उसमें हमारी जो पीढ़ियां हैं उनकी एनर्जी भी कहीं न कहीं छुपी होती है, प्यार छिपा रहता है, विश्वास छिपा रहता है। एक घर बनता है तो उसकी एक-एक चीज़ के अंदर बहुत सारी बातें छिपी रहती हैं। रुचि जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि पितृदोष और वास्तु का भी क्या कोई संबंध है? क्या वास्तु से पता चल सकता है कि घर में पितृदोष है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि वो कनेक्टिविटी रहती है कि हम यहाँ हमारे पूर्वजों का घर था, हमारे ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, और फिर अगर हम जाते हैं तो परेशानी अगर आ रही है, तो क्या पता चल सकता है उसके ज़रिए? जी, बिल्कुल पता चल सकता है। जैसे ही घर में एंटर होते हैं, वहाँ की वाइब्रेशन हमें मतलब वाइब्रेशन ही उसकी सूचना दे देती कि घर में वास्तु दोष है। एक तो साउथ वेस्ट में वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। साउथ वेस्ट हमारे एंसेस्टर्स की जगह भी होती है, और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैवी है, तो जो ईश्वरीय स्थान है, उसकी जगह होती है उत्तर, पूर्व या ईशान्य। तो ईश्वरीय स्थान यानी हमारे घर का मंदिर इन 3 डायरेक्शन में होना चाहिए। पर इसके अलावा क्या होता है कि अगर इस 3 डायरेक्शन के अलावा कहीं और ये है मंदिर घर का, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि उस घर में पितृदोष है। तो उत्तर, पूर्व, ईशान्य ही परफेक्ट जगह है। पर आपके घर में अगर हैवी पितृदोष होगा तो आपको ये तीनों जगह में से एक भी जगह घर का मंदिर बनाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि पितृदोष है, और वो लोगों के सफरिंग, लोगों की लाइफ के जो पार्ट होते हैं, हमको वो बताए ना बताए तब भी हम उनको बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा, क्या क्या आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होंगे। हेल्थ वाइज हो सकते हैं, वेल्थ वाइज हो सकते हैं, रिलेशन वाइज। यानी कहीं कहीं घर में तो कितनी ही पीढ़ियों के उनके होता है कि बच्चों को एक लगातार ऐसी बीमारी हो रही है जो हील ही नहीं होती है। तो ये भी बहुत बड़ा, जब उनके एंसेस्टर्स को हील किया, तो अपने आप उनके बच्चों को बीमारियों का वो एक पैटर्न था वो रुक गया। ऐसे बहुत सारी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। घर का देखते से ही, घर देखते से ही बता सकते हैं कि पितृदोष बहुत ज्यादा हैवी है। बहुत महत्वपूर्ण सी बात की। दर्शकों, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रुचि नाडकर्णी साहिबा नागपुर से, और इन्होंने जो बातें कही हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी, और आप भी देखिए कि वो आपके जीवन पे कहीं या फिर आपके घर के ऊपर कहीं किस तरह से प्रभाव डाल रही हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी तरह से महसूस हो रही है और आपको लगता है कि हाँ, ये बातें मैं भी अपने जीवन में या अपने घर में महसूस करता हूँ, तो उन बातों को भी ध्यान में रखें और वो ठीक करने की कोशिश की जो कि डॉक्टर रुचि जी ने कही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुचि जी, और सवालों का सिलसिला आगे रखते हैं और पहुंचते हैं एक बार फिर से डॉक्टर लवीना जी की तरफ। लवीना जी, हर रिश्ता, हर भूमिका परिवार की नींव है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता, पुत्र, जो भी हम लोग तमाम रिश्ते करें, तो हर एक रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है और वो एक परिवार की नींव होता है। और उस चीज के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, जब पूर्वजों की तरफ करते हैं, तो दादा परदादा, दादी परदादी, नाना परनाना, इस तरह की जो सारी चीजें, तो शायद में कहीं ना कहीं हम उन तमाम लोगों को महसूस करते हैं, उन्हें फिर से याद करते हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ में नहीं है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑनरिंग रूल्स का क्या भाव होता है, जो श्राद्ध में कैसे झलकता है? क्या ये हमारे हर रिश्ते और हर भूमिका की अहमियत याद दिलाता है? जी बिल्कुल। ऑनरिंग रोल्स मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन टू द एंसेस्टर्स इन श्राद्ध। जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनको रिस्पेक्ट दें, रिकॉग्निशन दें। मैं आपको अपनी लाइफ का एक लाइव एग्जांपल देना चाहती हूँ। आई वाज लाइक वेरी मच अटैच्ड टू माय फादर। ही पास्ड अवे 10 इयर्स बैक। मैं बहुत ज्यादा उनसे इमोशनली अटैच थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई मुझे लाइफ में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, बहुत सारी चीजें सिखाई। जब उनकी डेथ हुई तो वो बहुत टाइम तक मेरे ड्रीम्स में आते रहते थे, मुझे गाइडेंस देते थे, फैमिली के बारे में बताते थे। बट जैसे जैसे उनको हील किया तो वो ड्रीम्स धीरे धीरे फेड होते गए। बट जब भी उनका श्राद्ध होता है तो वो सारी चीजें रिकॉल होती हैं, उनकी बताई हुई टीचिंग्स, उनकी ब्लेसिंग्स याद आती हैं, और उन्होंने कैसे अपने हर रोल में बखूबी अपना रोल निभाया है, लाइक एक फादर की तरह, एक सन की तरह, एक हस्बैंड की तरह और एक बिजनेसमैन की तरह। तो अपना हर रोल कैसे बखूबी निभाया है, तो वो सब चीजें याद आती हैं। और ऐसे ही हम सबके भी डिपार्टेड, हम सबके एंसेस्टर्स होते हैं जो फिजिकल बॉडी में नहीं है। तो जब भी हम उनका श्राद्ध करते हैं तो उनसे हम कुछ कुछ गुड डीड्स हम सीखते हैं हर अपने एंसेस्टर से। तो वो सब चीजें याद आती हैं और उन्हें हमें अपनी लाइफ में अहमियत देनी चाहिए। उसी से हम ऑनरिंग रोल्स, उनका रोल का रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जो कि मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है।
बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि हर रिश्ते का एक अपना अनुभव था, अपना एक जिम्मेदारी थी और हमारे जीवन में उसका एक वरदान ही मैं कहूंगा कि एक वरदान की तरह से उसकी भूमिका थी हमें और बेहतर बनाने में। तो श्राद्ध पक्ष के जरिए जैसे कि अभी हमारे साथ लवना जी जुड़ी हुई, लवना जी का कहना है कि जब हम इस महत्वपूर्ण अवसर के ऊपर उन्हें फिर से याद करते हैं, उनकी निमित्त कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ सेवा प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं सोच को फिर से पुनः एक आदरांजलि है वो प्रदान करने की कोशिश करते हैं, श्रद्धांजलि प्रदान करने की कोशिश भी करते हैं कि आप हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आपकी अहमियत हमारे नींव का काम कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है आपने और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको प्रदान करता हूँ। और मैं एक बार फिर से सचिन बंगेरा जी की तरफ आना चाहूँगा, जो कि हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुंबई की सरजमी एक ऐसी ज़मीन है जहाँ से हम देखिए तकनीक बड़ी तेज़ी से हावी हो रही होती है। भागती, दौड़ती दुनिया नज़र आ रही है, कहीं किसी से किसी का कनेक्शन नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी एक कनेक्शन नज़र आता है, क्योंकि जो मुंबई का होता है फिर वो कहीं से छूट नहीं पाता। तो उसी तरह का रिश्ता कहीं न कहीं जीवन में माता-पिता की बात करें या अपने पूर्वजों की बात करें, उनसे भी पाते हैं। अक्सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो सामने आते हैं वो पैटर्न जो हमारी जनरेशन दर जनरेशन रिपीट होते रहते हैं। तो सचिन जी, जब आप हमारे साथ में हैं तो मुझे लगता है ये सवाल मुझे आप ही से लेना चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जहाँ किसी व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ या एंसेस्ट्रल कनेक्शन से क्लैरिटी और हीलिंग पाई हो? क्योंकि आप उन तमाम लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और किसी व्यक्ति को हम पास्ट में लेके जाते हैं, तो उनको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उनके पास उनको पता नहीं थी। जैसे एक बार हम एक 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 लेडी थी, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गए, तो उनको पता चला कि उनके पास कुछ सिद्धियाँ थी, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था। और उनके पूर्वजों ने उनको बहुत सारी ऐसे तप करके, जप करके, ध्यान करके जो उनको मिला था, वो सारी सिद्धियाँ उनको दी थी। और वो उनके जो लीनिएज है उसमें उनसे बहुत सारे उनके बच्चों को उनको ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती थी, लेकिन उनको नॉलेज नहीं था। पर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से उनको पता चला कि बहुत सारे गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स हमारे एंसेस्टर्स हमें दे के जाते हैं, पर उसके बारे में पता नहीं चलता। तो कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये पता चलता है कि उनको जैसे ये लेडी की मैं बात कर रहा था, तो उनको कुछ ऐसे मंत्र दिए थे और कुछ अस्त्र भी दिए थे जिसके निशान ही उनके शरीर पे जन्म से थे। तो इसके बारे में तो उनको पता नहीं था, पर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में ही उनको पता चला कि ये चीज़ उनके पास है, ये सिद्धि उनके पास है और इससे हम बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो इसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसा कई बार होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलती है जो हमें बिल्कुल पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि जमीन में गड़ा हुआ धन आपको मिल जाए। तो धन सिर्फ वो नहीं होता है कि जो कि सोने चांदी या रुपए पैसे की हम लोग जो बात करें उसी का ही नहीं, उसके अलावा इस तरह की आध्यात्मिक शक्तियां जो कि एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के अंदर काम आ सकती हैं, वो भी आपकी शक्ति है, वो भी आपकी समृद्धि है। जब आपके पास वो होते हैं तो फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं धन अक्सर छूट जाता है मुश्किलों के वक्त, लेकिन उस वक्त भी काम आते हैं। आपके पास वही ब्लेसिंग्स, वही हिम्मत जो कि आपको आपके पूर्वजों से, आपके माता-पिता से, आपके संस्कारों से मिली हैं। तो सही मायने में तो जो निधियाँ हैं, वो ये निधियाँ ज़्यादा बड़ी हैं और ये उस तरह की निधियों से भी ज़्यादा बड़ी हैं जो कि हमें गड़े हुए खजाने के रूप में मिलती हैं। और सचिन साहब ने हमें इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। सचिन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ और फिर से हाज़िर होता हूँ डॉक्टर रुचि जी की तरफ। रुचि जी, समाधान तभी मिलता है जब समस्या की जड़ पहचान ली जाए। तो जड़ पहचानने के लिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। निवेदन मेरा आपसे ये है कि आप ये बताएं कि हम ये कैसे पता करें कि पितृदोष किसकी तरफ से आया है? पिता के परिवार की तरफ से है या माता के परिवार की तरफ से? जी। जैसे अगर ब्रह्मस्थान में मंदिर है, किसी घर के वास्तु में ब्रह्मस्थान में मंदिर है, तो उनको ये देखना पड़ता है कि घर किसका है। उसमें सास बहू भी हो सकती है, पर अगर सास है पहले से, बहू बाद में आई है, तो ये पितृदोष होता है सास की तरफ से।
जो मेनली है। तो और दूसरा, अगर घर बहू ने बनाया है, मतलब बहू के आने के बाद ब्रह्मस्थान मंदिर बनाया है, तो वो पितृदोष घर की जो बहू लेकर आई है। तो कितनी बार हम किसी के घर की वास्तु देखने जाते हैं तो कितना ऐसा फ्लैश होता है, यानी वहां की जो एनर्जीज है उसमें हलचल मच जाती है कि कोई ना कोई हमको इस वास्तु दोष से या हमको यहाँ से निकलने वाला है। तो हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है किसी भी वास्तु दोष में। तो मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था कि मैंने जैसे ही बोला कि घर की वास्तु, ये लेडी की तरफ से, घर की जो महिला है, मुख्य महिला, ये उनके मायके का पितृदोष है, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि उनका रोना ही नहीं रुका। वो जब मायके जाती है तो उनके साथ उन्होंने मायके जाना इसलिए बंद किया कि जब भी वो गाड़ी से उतरती है, उनके पैरों के नीचे उनकी चाचा की बॉडी दिखती है, जो उनके अलावा किसी और को नहीं दिखती। ऐसे भी केस आ चुके। कभी कभी होता है कि दरवाजा खटखटाते हैं और घर में ससुर जी दिखते हैं कि मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, बहुत अकाल मृत्यु हुई है। तो ये कंफर्म बिल्कुल 14 साल से मैं काम कर रही हूँ कि घर के ब्रह्मस्थान में अगर वास्तु दोष है, सॉरी मंदिर है घर का, तो घर की महिला की तरफ से। इसके अलावा अगर नॉर्थ वेस्ट में है कि मंदिर, तो वहां पर किसी का ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक की वजह से सारे दोष आए हुए हैं। साउथ ईस्ट में अगर होगा तो घर की, इसी घर की महिला, उनको 7 पीढ़ी या किसी भी पीढ़ियों में इतना दर्दनाक लाइफ मिला होगा, तो वो घर को कर्ज देके गई है। अगर साउथ वेस्ट में होगा तो उस घर के पुरुष को या तो उसने किसी को तंग किया होगा या उसको किसी ने तंग किया होगा। तो पितृदोष ऐसे डिसाइड होता है। तो उसको स्कैन करके भी, मशीनों के द्वारा, हमारे पास स्कैनर भी है, स्कैन करके भी ये पता लगाया जा सकता है कि कितनी पीढ़ियों का, 7 पीढ़ियों का है, 5 पीढ़ियों का है, कर्ज कौन सा है। तो ये कर्ज बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए पर अवेयरनेस नहीं है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सनातन से दूर होते जा रहे हैं, तो इसलिए सफर भी ज्यादा बड़ा है। तो अगर ये अवेयरनेस आ जाए, उन एंसेस्टर्स को अगर हील किया जाए, उनकी क्या इच्छा हुई है उनसे थोड़ा सा कनेक्ट किया जाए, उनकी इच्छा पूरी करके उनसे माफी के द्वारा भी हम उनके जो तकलीफ हुई है उनको, उसको रिलीज किया जा सकता है। तो हमारी लाइफ का जो ब्लॉकेज है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज है जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये सारा जान के इसको हील करके हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। आगे के रास्ते, आगे वाली जनरेशन के रास्ते खोल सकते हैं हम लोग, जो बहुत सालों से बहुत बंद। जी, जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही। दर्शकों देखिए कि जब हम गुणीजनों के साथ में बैठते हैं तो ऐसे बहुत सारी बातें जो हमें सामान्य से लग रही थी, उसके पीछे बहुत सारे गहन अर्थ छिपे होते हैं। डॉक्टर रुचि जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और इन्होंने अपना अनुभव कहे और अपना जो विद्वता है वो हमारे साथ में साझा की है और बताया कि किस जगह क्या होने से क्या संभावनाएं पैदा हो सकती है। तो अगर आपके घर में इस तरह की कोई बात है तो आप डॉक्टर रुचि जी जैसे जो गुणीजन है उनसे या फिर रुचि जी से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे और अतिथियों से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में आ रही ये तमाम परेशानियां आखिर क्यों हो रही हैं। रुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार फिर से मैं सवाल लेकर हाजिर होता हूँ डॉक्टर लवीना जी की तरफ। कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन क्या एंसेस्टर्स वर्शिप की बात करें केवल अध्ययन जो धार्मिक कर्तव्य ही है? तो इस बात को लवीना जी आपकी तरफ लेकर हाजिर होता हूँ कि क्या पूर्वजों का सम्मान सिर्फ धर्म है या आत्मा की हीलिंग प्रक्रिया भी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंसेस्ट्रल वर्शिप जो होती है वो हमारे डिपार्टेड सोल्स को हील करती है, उनको नरिशमेंट और सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर हमारे डिपार्टेड सोल्स जो भी, जैसे आपने देखा होगा, हमारे मदर फादर बहुत ज्यादा हमसे कई बार अटैच होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो वो हमसे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच हो जाते हैं। जब वो हमसे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच हो जाते हैं तो वो आगे की यात्रा नहीं कर पाते या उनको मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल पाती। तो इसीलिए हम हीलिंग करते हैं, पिंडदान, तर्पण करते हैं, दान करते हैं, और हम फीडिंग भी करते हैं क्रो को, काओ को, डॉग्स को, क्योंकि जब वो हील होते हैं, जब वो हील होते हैं तो हमें ब्लेस करते हैं और हम सब खुश करते हैं। एक्चुअली हमने उनका डीएनए होल्ड करा हुआ है, तो जब वो हील होते हैं तो हम भी हील होते हैं और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस भी हील होती हैं। तो ये एक माध्यम है हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस की हीलिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लवीना जी। और कार्यक्रम का आखिरी सवाल है जो लेकर हाजिर होता हूँ सचिन जी की तरफ। सचिन जी, आज की जो फर्स्ट लाइफ में है, अगर हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं तो एक पॉज बटन की तरह जो पितृ पक्षी आता है, जहां पर कि हम अपने आप को रोकते हैं और फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमारी रूट से, मतलब हमारे पूर्वजों से जो हम लोग देखते हैं। तो रेकी का जैसे कि आप विद्वता रखते हैं उसके ऊपर, तो आपसे जानना चाहूंगा, रेकी, लाइफ कोचिंग और रिग्रेशन जैसी जो भी थेरेपी जिन पे आप काम करते हैं, और इस समय पे जो लोग स्ट्रेस में हैं
जो कंफ्यूजन में है, क्या ये उनसे बाहर निकलने में मदद कर सकती है? तो किस तरह से कर सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें आप हमारा। अवश्य करती है। रेकी से कैसा होता है कि पहले तो जो स्ट्रेस बॉडी में जमा होता है, वो निकल जाता है। जैसे हम रोज़ जो रेकी सीखते हैं तो हम आधा घंटा रोज़ रेकी प्रैक्टिस करते हैं, तो जो भी दिन का स्ट्रेस होता है, वो चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर स्ट्रेस सारी बीमारियों का जड़ दोष जो होता है, वो स्ट्रेस ही होता है। दूसरा है मन की शांति। आज हमें बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारे लोग गोल्स होते हैं, बहुत सारा अचीव करना होता है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में। तो एक जो मन की शांति होती है ना, ऐसा कोई समय ऐसा भी चाहिए जब मन में विचार ना हो। मन जो है विचार शून्य हो जाए, तो कुछ देर अगर मन विचार शून्य हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और एनर्जी मिलती है। तो कुछ समय ऐसा ज़रूर होना चाहिए। तो रेकी एक शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है। तो जैसे ही ये हमारे सहस्त्रार से होते हुए सारे चक्रों से पसार होती है, तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है, एक विचार शून्य स्थिति में आ जाता है। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, ऐसे लोग भी बहुत एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और मन बिल्कुल शांत हो जाए, निर्मल हो जाता है। तो ये बहुत ही एक ऐसी विद्या है जो मन को शांत करती है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नींद नहीं आती, रात को भी विचार चलते रहते हैं, ओवरथिंकिंग होता है। तो इसके लिए ये बहुत ही एक नेचुरल मेथड है जो हमें भगवान बुद्ध से आया है, जापान से यहाँ पर पूरी दुनिया में फैल गया है। और इसके साथ-साथ हमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ कर रहे हैं पर हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा लाइफ पर्पस नहीं है या ये मुझे इतना सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन ऐसा अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें करनी चाहिए जो हमें आत्मा को संतोष मिले। तो रेकी एक ऐसी चीज़ है और रेकी से सिर्फ हम अपना ही नहीं दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। और जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तब हमें बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और बहुत आनंद तब आता है। और ये रेकी सीख जो लोग रेकी सीखते हैं उनको ये धीरे-धीरे समझ में आ जाता है कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव हम ला सकते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से जो आनंद आता है ना, वो सच्चा सुख है और सच्चा आनंद है। बहुत सुंदर बात कही कि सिर्फ तन ही नहीं, मन ही नहीं, आत्मा भी है। आनंदित हो सके हमें प्रयास इस तरह के करने चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह के प्रयास करते हैं और जब खुद आनंदमय रहते हैं तभी वो आनंद हम बाहर दे पाते हैं। दर्शकों, किसी ने कहा है कि आपके पास जो है आप वही दे सकते हैं। अगर आपके पास तनाव है तो आप दुनिया को तनाव दे सकते हैं। अगर आपके पास आनंद है तो आप दुनिया को आनंद दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रेम है तो आप प्रेम दे सकते हैं। तो जो चीज आपके भीतर है वही आप बाहर भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए भीतर आनंद की अनुभूति हो, आपकी आत्मा में आपको आनंद की अनुभूति हो, वो जैसा हम आत्मिक रूप से महसूस करते हैं, जैसा मानसिक रूप से हम महसूस करते हैं, वैसे व्यवहारिक तौर पे हमारे कार्य में, हमारे एक्टिविटीज में, हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में नजर आता है। जरूरी है कि अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, जागरूक बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, तो इस भीतरी आत्मिक शांति, साहस, सुरक्षा को महसूस कीजिए। और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए सचिन जी ने कुछ बातें कही, आप गौर फरमाइएगा। और कार्यक्रम का समय हो चुका है दर्शकों, और आज हमारे साथ में हमारे जो एक्सपर्ट जुड़े थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हमने कहा कि शास्त्र नहीं है बल्कि एक गहरी साइंस और स्पिरिचुअल जिसमें छुपा है हीलिंग का, ग्रेटिट्यूड का और बैलेंसिंग का राज। अगर आज की चर्चा ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगता हो कि इसमें कुछ सार्थकता है, तो अभी लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और अपने विचार हमारे साथ में साझा कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और भी गहरे राजों और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान और हीलिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो ज्वाइन का बटन दबाकर इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। जाते जाते सिर्फ इतना सा कि याद रखिए, पूर्वजों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आप अतिथियों का हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण व्याख्या के लिए हमारे चैनल को समय दिया। आशा करता हूं पुनः आपसे मुलाकात होगी चैनल के ऊपर, फिर किसी विषय के ऊपर आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे, लेकिन बस अभी समय सीमा का मान रखते हुए समापन की आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इस आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।